अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम दो बहुत अहम चीज़ों पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। पहला, चाइना ने अपने ट्रेडिशनल न्यू ईयर वॉर एक्सरसाइजेस कंडक्ट की कुछ दिन पहले, और इनमें चाइनीज़ मीडिया इस वक्त ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि जो ताइवान का एडीज का एरिया है और उसके अलावा ताइवान की जो एयर स्पेस है उसके बहुत करीब J-20 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते रहे हैं, जिनको ताइवान डिटेक्ट नहीं कर सका। ये चाइनीज़ मीडिया क्लेम कर रहा है और ये बहुत बड़ा क्लेम है, क्योंकि अगर हम वहाँ यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट की मौजूदगी को देखें और उसके अलावा अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट देखें तो ये पैसिफिक के ऊपर एक बड़ा स्टांस है जो चाइना ने रेज किया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने F-16 की सेल के लिए जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म कर दी थी टर्की के लिए, जिससे टर्की F-16 ब्लॉक 70 के काफ़ी ज़्यादा करीब था। लेकिन उसके खिलाफ अब ग्रीक के एक एडवोकेसी ग्रुप ने एक पूरा पिटीशन दायर की है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को, और इसके असरात क्या होंगे F-16 ब्लॉक 70 की जो सेल मुमकिन तौर पर हो सकती है टर्की को, इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले ट्रेडिशनली न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए या नए साल की शुरुआत में चाइनीज़ एयरफोर्स ने और उसके अलावा चाइनीज़ नेवल एयर आर्म ने वॉर एक्सरसाइजेस कंडक्ट की थी अपने पैसिफिक रीजन के ऊपर। अब इस पैसिफिक रीजन में चाइना के जो बड़े दुश्मन हैं वो है साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, एंड इन तीनों कंट्रीज़ में यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होता है। इवन अगर हम जापान की कनाडा एयरबेस को देखें तो वहाँ बड़े अरसे से F-15 एयरक्राफ्ट मौजूद थे, लेकिन अब वहाँ F-22s भी हैं। उसके अलावा यूएस नेवी प्रेजेंट होती है जिसके पास F-35 एयरक्राफ्ट होते हैं। यहाँ ताइवान मौजूद है जिसके पास F-16V वाइपर एयरक्राफ्ट या ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड के F-16s मौजूद हैं। और यहाँ चाइना का बड़ा दुश्मन साउथ कोरिया और जापान भी मौजूद है जो कि F-35 एयरक्राफ्ट, और उसके अलावा जापान के पास F-15 जैसे एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। सो ये बड़ी तीन एयर फोर्सेस हैं, उसके साथ साथ यहाँ यूएस भी है। सो चाइना ने उनको एक किस्म का थ्रेटन करने के लिए या उनको एक पैगाम देने के लिए ये वॉर एक्सरसाइजेस कंडक्ट की थी, और यहाँ J-20s को और H-6 बॉम्बर्स ने काफ़ी ज़्यादा सोर्टीज़ कंडक्ट की। यहाँ J-20 पहली दफ़ा इस तरह यूज़ किए गए थे क्योंकि नॉर्मली इन एरियाज़ में चाइना अपने J-11, J-10Cs, J-16s वगैरह को ज़्यादा तादाद में यूज़ करता है। Su-35 भी रिसेंट जो पिछले साल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब ताइवान और चाइनीज़ ट्रूप्स ने बहुत बड़े तादाद में एक्सरसाइजेस कंडक्ट की और एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्रीज़ को इन्होंने हाई अलर्ट पर कर दिया था, तब भी हमने यहाँ Su-35 एयरक्राफ्ट को भी देखा था जिनको चाइना यूज़ करता है। जबकि उसके बाद चाइना अपने 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आया और ये ऐलान किया गया था कि चाइना ने अपनी J-20s को अपनी तमाम एयर कमांड्स के अंडर दे दिया है और तमाम एयर कमांड्स में उनके स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि J-20s सर्विस में है, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था चाइनीज़ एयरफोर्स के लिए। अब चाइनीज़ मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि रिसेंट जो एक्सरसाइजेस की गई हैं उनमें चाइनीज़ J-20s ने ताइवान की एयरबेस के बहुत करीब सोर्टीज़ कंडक्ट किए हैं, या ऑलमोस्ट कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने ताइवान की एयर स्पेस के काफ़ी अंदर तक इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेंसर्स को यूज़ करते हुए कुछ रिकॉनिसेंस भी की है। हालांकि कुछ दिन पहले ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें चाइनीज़ फाइटर एयरक्राफ्ट ने एडीज का एरिया जो कि ताइवान की एक एयर स्पेस की एक हदूद है उसको क्रॉस किया था, और उसके बाद ये चाइनीज़ एयरक्राफ्ट वापस लौट गए थे। इनमें J-10Cs भी शामिल थे, J-16s भी थे, J-11 एयरक्राफ्ट भी थे, चाइना का KG-500 एवैक्स एयरक्राफ्ट भी था, और उसके अलावा H-6 बॉम्बर्स भी थे। H-6 बॉम्बर्स को रिसेंटली X-22 नाम के एक एयर लॉन्च रैमजेट पावर्ड क्रूज मिसाइल के साथ इक्विप किया गया है, जिसकी रेंज तो अभी तक नहीं बताएगी, लेकिन इसकी रेंज ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल हो सकता है। और एक रैमजेट मिसाइल जो कि सुपरसोनिक या इवन हाइपरसोनिक अगर जाने की वो सलाहियत रखता है, तो ये अपने दुश्मन के जो बेसिक या की पॉइंट्स हैं या की ये दुश्मन के की टारगेट्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा खतरा होगा। दूसरी तरफ रिसेंटली 2 दफ़ा चाइनीज़ J-20s ने F-35 के साथ इनकाउंटर किया है, और इवन यूएस जनरल्स ने J-20 एयरक्राफ्ट की तारीफ़ की कि वो J-20 एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। और यहाँ J-20s का ताइवान के ख़िलाफ़ उड़ना और ताइवान की एयर स्पेस के या तो अंदर तक काफ़ी देखना या ताइवान की एयर स्पेस के बहुत करीब उड़ना की एयर फोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे की बात है, क्योंकि F-16 उनके पास मौजूद हैं ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड के, लेकिन बहरहाल वो एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के सामने इतना ख़ास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आई एम अफ्रेड सो। लेकिन
ओबियसली वो भी बहुत ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट है। अभी तक के रिस्पॉन्स की बात की जाए तो ताइवान ने मुकम्मल तौर पर इस तमाम प्रोसेस को छुपाए रखा है। ताइवान ने इसके बारे में कोई भी लबकुशाई नहीं की। तो यूनान के एक एडवोकेसी ग्रुप ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को एक अनकंडीशनल सेल लॉकहीड मार्टिन के F-16 की जो टर्की को बेचे जाएंगे उनको रोकने के लिए एक पिटीशन दायर की है। इस पिटीशन के मुताबिक अमेरिका ने जो ये फैसला किया था कि सेल F-16 ब्लॉक 70s की उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी तुर्की पर वो ख़त्म कर दी गई थी। इन रिस्ट्रिक्शन या पाबंदियों को ख़त्म करने की वजह से टर्की के लिए बहुत आसान हो गया था कि वो F-16 ब्लॉक 70 के लिए अप्रोच करेंगे। टर्की की तरफ से डेलीगेशंस को भी अमेरिका भेजा गया था, जहां अभी भी इस बारे में बातचीत चल रही है, क्योंकि टर्की के लिए इस वक्त ये मौतो हयात का मामला बना हुआ है। टर्की का दुश्मन यानी ग्रीस, जिसे हम यूनान भी कहते हैं, उसके पास राफेल एयरक्राफ्ट भी हैं, उनके पास F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट भी हैं। जबकि इस वक्त टर्की के पास जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है उनका वो F-16 ब्लॉक 52 है, और टर्की के पास कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जिसके पास लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स हों और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम एंड सेंसर सूट हो। इन तमाम चीज़ों को एक्वायर करने के लिए टर्की इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि वो F-16 ब्लॉक 70 एक्वायर कर ले अमेरिका से। इसके लिए अमेरिका ये चाहता है कि टर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का हिस्सा बनने दे, जबकि टर्की का ये मुतालबा है कि अगर जो कुर्द तंजीमों की सपोर्ट करता है स्वीडन एंड फिनलैंड, जब तक स्वीडन और फिनलैंड इन तंजीमों के खिलाफ अपनी सपोर्ट से दस्तबरदार नहीं होंगे और जो 170 के करीब मुख्तलिफ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, वो टर्की के हवाले नहीं करेंगे, तब तक स्वीडन एंड फिनलैंड को हम नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे। जिस पर स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अरसा पहले अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जो मुतालबात टर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान कर रहे हैं, हम उन मुतालबात को पूरा नहीं कर सकते। उस वजह से बहुत ही ज़्यादा एक तनाव की सूरत हाल है। टेंशन्स इस वक्त नेटो के अंदर भी मौजूद हैं, जहाँ बहुत से कंट्रीज़ टर्की के हामी हैं, जबकि बहुत से कंट्रीज़ टर्की की मुखालफत कर रहे हैं इस मामले में। अब यहाँ अमेरिका एक किस्म का ब्लैकमेल कर रहा है टर्की को कि किसी तरह टर्की मान जाए और स्वीडन एंड फिनलैंड को नेटो का हिस्सा बनने दे, ताकि रूस के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद बनाया जा सके। क्योंकि ओबियसली अगर फिनलैंड एंड स्वीडन को देखा जाए तो ये रशिया के बहुत करीब लगते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने यूक्रेन का साथ भी दिया है, तो अगला निशाना अगर रूस आगे बढ़ता है तो वो ये कंट्रीज़ हो सकते हैं, उनमें पोलैंड भी आता है। तो अमेरिका ये चाहता है कि नेटो का दायरा कार वसी किया जाए ताकि रशिया को कंटेन किया जाए। उसके लिए पूरी कोशिश जारी है कि नेटो का जो एक सर्कल है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो और भी बढ़ाया जाए। जबकि दूसरी तरफ टर्की ये कहता है कि जब तक ये कंट्रीज़ हमारे खिलाफ लड़ने वाली दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करती रहेंगी, हम इन्हें नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे। और उस चीज़ के लिए अमेरिका ये पूरी तरह कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है टर्की को कि अगर आप हमारा काम कर दें तो हम आपको F-16 ब्लॉक 70 प्रोवाइड करेंगे। जिसके लिए उन्होंने कुछ अरसा पहले ये अनकंडीशनल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी थी। टर्की काफ़ी खुश भी था इस पर कि उन्हें फाइनली F-16 ब्लॉक 70 मिलेंगे, लेकिन अब उस पर भी हेलेनिक या ग्रीक एक एडवोकेसी ग्रुप ने पिटीशन दायर कर दी है अमेरिका में। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इसे अमेरिका किस तरह डील करता है, और ये टर्की की जो प्रोक्योरमेंट F-16 ब्लॉक 70 की उसे किस तरह हिट करेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।